नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी बूम। आज हम लोग जीएसटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। वस्तु एवं सेवा कर भी इसको बोला जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके सुझाव की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सुझाव किसने दिया था? तो एक 2003 में केलकर समिति बनाई गई थी और इसी ने सबसे पहले जीएसटी का सुझाव दिया था। आगे बात करते हैं। 8 अप्रैल 2016 में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और जिसके तहत 1 जुलाई 2017 से क्या है, इसको जीएसटी को लागू कर दिया गया। तो हम लोग जीएसटी दिवस भी कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाते हैं। उस टाइम क्या हुआ, कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया था। उनको आशंका थी कि टैक्स घट जाएगा, इसलिए इसका विरोध हुआ। तो केंद्र सरकार ने कहा कि 5 साल के लिए 2022 तक उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, लेकिन बीच में ही लॉकडाउन लग गया। हम सब लोग जानते हैं कोविड आ गया जिससे लॉकडाउन लग गया, तो ये कंपनसेशन जो मिला राज्यों को वो 2020 तक मिला। उसके बाद अभी तक कंपनसेशन नहीं मिल पाया है। आगे बात करते हैं। जीएसटी एक क्या है, सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर है और सर्विस टैक्स हुआ या एक्साइज टैक्स हुआ या वैट हुआ, इन सबको समाप्त करके जीएसटी को लगाया गया था। आगे चलते हैं। जीएसटी परिषद की बात कर लें तो आर्टिकल 379A में जीएसटी का उल्लेख किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसकी संरचना की बात कर लें तो इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं, जिसमें से जो एक होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, वही अध्यक्ष होता है। इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। एक क्या होता है? केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री होता है। 28 राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के भी वित्त मंत्री इसमें शामिल होते हैं। इसके कोरम की बात कर लें तो 50% इसका कोरम होता है, अर्थात 17 लोग अगर आ जाते हैं तो कार्रवाई शुरू हो सकती है। इसमें जो फाइनल निर्णय लिया जाता है वो 3/4 बहुमत से लिया जाता है। इसमें क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं इनको भी शामिल किया जाता है, लेकिन बैठक में तो बैठते ही है, बैठक में इनको बुलाया जाता है, लेकिन वोट देने का अधिकार इनको नहीं होता है। इस परिषद के कुछ कार्य देख लेते हैं। तो वस्तुओं को जीएसटी के अंतर्गत लाना या मुक्त करना। दूसरा क्या है? कारोबार की सीमा तय करना, जिसके नीचे जीएसटी मुक्त रखा जाएगा। जीएसटी स्लैब या जीएसटी की दरें निर्धारित करना। जैसे वर्तमान में कितनी स्लैब हैं? 5 स्लैब हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो 0% के अंदर कौन कौन आता है? जैसे खुला दूध हुआ या सब्जी हुई, गुड़ हुआ, जो ये उत्पाद होते हैं, डेली प्रोडक्ट होते हैं, ये 0% में आते हैं। और 28% में क्या कौन से आते हैं? जैसे लग्जरी आइटम्स हो गए या जो सिन प्रोडक्ट्स होते हैं वो 28% जीएसटी के दायरे में शामिल होते हैं। सिन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जैसे तंबाकू हो गया या फास्ट फूड हो गया, कॉफ़ी हो गई, शुगर हो गई, जो कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, ये क्या होते हैं? सिन प्रोडक्ट होते हैं। आगे देखते हैं। जीएसटी के दायरे से बाहर शराब हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, बिजली हो गई, ये सब क्या होते हैं? जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं। अभी तक इन्हें जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए आप सुनते होंगे कि विभिन्न प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में शराब या डीजल या पेट्रोल इनके अलग अलग रेट होते हैं, क्योंकि इनकी जीएसटी नहीं लगी हुई है। अभी अलग अलग राज्य इनके अलग अलग दरें निर्धारित करते हैं। आगे देखते हैं। जीएसटी के प्रकार। अब जीएसटी के प्रकार की बात कर लें तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी होता है। तो सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल जीएसटी, और इसको कौन लगाता है? ये सेंट्रल ही लगाता है इसको। और एसजीएसटी क्या होता है? स्टेट जीएसटी होता है और ये इसको स्टेट लगाता है। यूटीजीएसटी क्या होता है? ये यूनियन टेरिटरी के लिए होता है और इसको यूटी ही लगाता है। और आईजीएसटी क्या होता है? ये इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। इसमें क्या होता है? जब कोई एक उत्पाद किसी एक राज्य में बनता है जबकि उसका कंजम्पशन जो है वो दूसरे राज्य में होता है, तो आईजीएसटी लगाया जाता है। अब दुविधा ये आती है कि आईजीएसटी मिलता किसको है? तो कोई भी प्रोडक्ट जहां पर एट लास्ट कंज्यूम होता है उस राज्य को आईजीएसटी दिया जाता है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए, कोई प्रोडक्ट ए है जो यूपी में बनता है और बिहार में कंज्यूम किया जाता है, तो इस प्रोडक्ट पे क्या लगेगा? इस प्रोडक्ट पे आईजीएसटी लगाया जाएगा। और इसको कलेक्ट कौन करेगा? सेंट्रल इसको कलेक्ट करेगी और फिर बिहार को इसको दे देगी। इससे यूपी का क्या फ़ायदा हुआ? यूपी का फ़ायदा ये हो रहा है कि उस प्रोडक्ट का निर्माण उसके यहाँ हो रहा है, यूपी में हो रहा है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जबकि इसका जो दूसरा फ़ायदा, जो टैक्स वाला फ़ायदा है, वो किसको मिलेगा? बिहार को मिलेगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट को यूज़ कौन कर रहा है? बिहार कर रहा है। इस नीति से गवर्नमेंट क्या करती है? प्रदेशों के बीच में एक बैलेंस बना के रखती है कि दोनों को ही उन प्रोडक्ट का फ़ायदा मिले जहां वो बन रहा है और जहां उसका कंजम्पशन भी हो रहा है। तो आगे देखते हैं। जीएसटी के लाभ देख लें तो जीएसटी के लाभ क्या क्या होते हैं? ये आसान होता है, अनुपालन होता है, पारदर्शिता इसमें अच्छी होती है, प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है,
कर की दरें व संरचना एक रूपता होता है, इसमें अलग अलग कर की दरें नहीं होती हैं, जो सिलेक्ट हो जाती हैं, स्लैब बन जाते हैं, उन्हीं के तहत टैक्स लिया जा सकता है। करों पर कराधान नहीं होता है। पहले बहुत बार देखा जाता था कि टैक्स पर टैक्स देना पड़ता था। कोई प्रोडक्ट होता था, उसका मेकिंग टैक्स अलग होता था और फाइनल बनके जब तक वो तैयार होता था तब तक उस पर टैक्सेस लग चुके होते थे। तो ये होता था करों पर कराधान, और जीएसटी के आने से ये क्या है, प्रक्रिया समाप्त हो गई। आगे देखते हैं। अधिक राजस्व निपुणता हो गई इससे, और विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ अधिक हुआ। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से जीएसटी के लाभ हैं, और ऑप्शन दिए रह सकते हैं, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।